अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है क्या। उसके अंदर हमारा आज टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी को डिफ़ाइन तो हमने पहले कर लिया था कि एनाटॉमी क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम स्टडी करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर को। उसके बाद जिस तरह बायोलॉजी को डिफरेंट ब्रांचेस में आगे डिवाइड किया जाता है, हम एनाटॉमी को भी आगे डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं ताकि इसकी स्टडी जो है वो हमारे लिए इजी हो जाए। तो इसमें सबसे पहली ब्रांच जो हमारे पास है वो है ग्रॉस एनाटॉमी या मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। मैक्रोस्कोपिक का मतलब होगा लार्ज स्केल पे, जबकि माइक्रोस्कोपिक जो एनाटॉमी होगी ना, हम उसमें बहुत ही डिटेल से सेल या टिश्यू लेवल पर स्टडी करेंगे। लेकिन ये है ग्रॉस एनाटॉमी। इट इज़ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स बाय नेकेड आई। आगे लिखा हुआ है कि मीन्स विदाउट एनी माइक्रोस्कोप और लेंस। ग्रॉस एनाटॉमी जो है वो एनाटॉमी की वो ब्रांच है जिसमें ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स के स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे नेकेड आई से। यानी इस स्टडी में हम कोई भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे माइक्रोस्कोप या लेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जस्ट वही स्ट्रक्चर हमें नज़र आएंगे जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन से पहले तक जो तमाम एनाटॉमी स्टडी की जाती थी ना, वो ऐसे ही स्टडी की जाती थी कि हम उसे क्रॉस सेक्शन में या किसी भी हिसाब में डायसेक्शन टेक्निक से कट करते थे डिफरेंट पार्ट्स में, और फिर उन्हें नेकेड आई से ही ऑब्जर्व करते थे। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। इट इज़ ब्रांच ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यू। It examines the correlation between the structure and function. पहली ब्रांच जो हमने डिस्कस की वो थी ग्रॉस एनाटॉमी या मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जबकि जो इसकी सेकंड ब्रांच हिस्टोलॉजी है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है, जिसमें हम माइक्रोस्कोप या किसी भी एडिशनल लेंस का इस्तेमाल करेंगे उसको डिटेल्ड स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए। इट एग्जामिन्स द को रिलेशन बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और ये जो है वो ज़ाहिर है, जब हम हिस्टोलॉजी में स्टडी सेल लेवल पे या टिश्यू लेवल पे करेंगे तो हम उसका फंक्शनिंग का भी प्रोसेस देखेंगे ना। तो हम ये कहते हैं कि हिस्टोलॉजी जो है वो एग्जामिन करती है या को रिलेट करती है स्ट्रक्चर और फंक्शन के में। उसके बाद ये एक स्किन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, हिस्टोलॉजिकल स्टेनिंग करके स्किन का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया है कि इसमें क्या क्या सेल हैं, कौन कौन से सेल हैं। तो ये जस्ट एक डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपको एक ओवरव्यू के लिए दिखाया कि इस तरह का वो स्लाइड्स तैयार हो जाती हैं उसकी हिस्टोलॉजी में। फिर हम उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि कौन सी टाइप के सेल हैं और इन सेल्स से इनसे क्या रिलेटेड फंक्शंस होंगे। नेक्स्ट ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। It is branch of anatomy which deals with the study of formation of an organism from the fertile egg to birth. ब्रांच है एनाटॉमी की जिसमें हम स्टडी करेंगे एक ऑर्गेनिज्म की फ्रॉम द फर्टाइल एग। फर्टाइल एग इट मीन कि जब वहाँ से हम शुरू करेंगे जहाँ मेल और फीमेल गैमेट एग और स्पर्म कंबाइन होंगे प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन से। उसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद वो जो है वो एम्ब्रियो बनेगा और वो जाके फीमेल की बॉडी में इम्प्लांट हो जाएगा। और फिर वहाँ से हम लेके बर्थ तक के प्रोसेस तक, मतलब जो पूरा प्रोसेस प्रेगनेंसी का है वो सारा हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोलॉजी में। अब एम्ब्रियोलॉजी क्या है? इट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और ग्रोथ में ये होता है कि हमारे बॉडी पार्ट्स या स्ट्रक्चर जो कि बन चुके होते हैं कंप्लीट फॉर्म में, वो सिर्फ साइज़ में इंक्रीज़ करी हैं। लेकिन डेवलपमेंट वो स्टेज होती है कि जिसमें चेंजेस आ रही होती हैं, डिफरेंट चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं। प्रेगनेंसी में हम कहते हैं कि जो पहला फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ना, उसमें जो है वो
जो है वो एम्ब्रियो में काफ़ी एम्ब्रियोनिक चेंजेस आ रही होती हैं और उसमें डेवलपमेंटल चेंजेस आ रहे होते हैं, मतलब कि उनके स्ट्रक्चर डिवेल्प हो रहे होते हैं। जब वो तमाम स्ट्रक्चर डिवेल्प हो जाते हैं ना, उसके बाद उन स्ट्रक्चर्स में सिर्फ ग्रोथ का प्रोसेस होता है। जिस तरह हमारी बॉडी में जो नॉर्मली ये प्रोसेस हो रहा है ये ग्रोथ का है, लेकिन वो प्रोसेस जो हमारी बॉडी में एम्ब्रियो लेवल पे हुआ होगा, उस कंडीशन में हुआ होगा, वो प्रोसेस जो होगा वो डेवलपमेंट का होगा। तो एम्ब्रियोलॉजी में हमने डेवलपमेंट के तमाम जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको डिस्कस करना है। उसके बाद आएगा इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्जेंटल डिफॉर्मिटीज़ एंड डिफेक्ट। अभी इसमें हम कॉन्जेंटल डिफॉर्मिटीज़ और डिफेक्ट को भी, कॉन्जेंटल डिफॉर्मिटीज़ और डिफेक्ट्स को हम बर्थ डिफेक्ट्स भी कहते हैं, मतलब वो डिफेक्ट्स जो कि पैदाइशी तौर पर मौजूद होते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। ये एम्ब्रियोलॉजी में एक दिखाया हुआ है, ये फ़िश का एम्ब्रियो है। उसके बाद ये चिकन का एम्ब्रियो दिखाया है, फिर ये पिग का एम्ब्रियो है, इसकी 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं, और लास्ट पे ये ह्यूमन एम्ब्रियो है जिसकी ये स्टेजेस हैं। इन तमाम स्टेजेस में और इनमें होने वाली चेंजेस को जो है वो हमने एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करना है। अब हम देखेंगे कि एम्ब्रियो क्या होता है। फर्स्ट तो हमें ये पता होना चाहिए ना, एन एम्ब्रियो इज़ द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एम्ब्रियोलॉजी जो है या एम्ब्री की स्टेज है वो सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगी, और ये क्या है, अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज। अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज यानी कि वो स्टेज जो हमने कहा था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होगी, या हम कहते हैं कि स्टार्ट में प्रेगनेंसी के 3-4 मंथ्स में जो हो रही होती है वो। द टर्म एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी इज embryo या term embryo is used to describe the early stage of fetal growth from conception to 8 week of pregnancy। उन्होंने लिखा है कि टर्म एम्ब्रियोलॉजी को हम सिर्फ तब तक यूज़ करते हैं या सिर्फ उन स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं जो अर्ली स्टेज पर होते हैं, फीटल की ग्रोथ को शो कर रहे। कॉन्सेप्शन मतलब जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुआ टू 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के 8वें हफ्ते तक। जो प्रेगनेंसी का 9th वीक होता है ना, उसमें जस्ट डेवलपमेंट सिर्फ ग्रोथ का प्रोसेस होता है, लेकिन जो 8 वीक प्रेगनेंसी के होते हैं उस तमाम पीरियड में है वो है ना हमारी जो है वो डेवलपमेंट हो रही होती है। मेजॉरिटी हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं ना, मेजर ऑर्गन्स, वो हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर या मतलब तक डेवलप हो चुके होते हैं। ठीक है, तो ये वही बात किया कि 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक जो है वो डेवलपमेंट तक जो कंडीशन हो रही है ना, उनको हम स्टडी करेंगे एम्ब्रियोलॉजी में। ये एक एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि जब 3rd वीक का एम्ब्रियो होगा तो इसका ये स्ट्रक्चर होगा, जब 4th वीक का एम्ब्रियो होगा तो इसमें ये एम्बेलिकल कॉर्ड है, लोअर लिम्ब डेवलप हो जाएंगी, ये आइज़ डेवलप हो जाएंगी, अपर लिम्स बर्ड डेवलप हो जाएगी, और फिर 6th वीक में ये क्या है, आई डेवलप हो रही हैं, अपर लिम्स डेवलप हुए हैं, लोअर लिम्स डेवलप हुए हैं। उसके बाद आता है 8th वीक। 8th वीक की प्रेगनेंसी में ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है एम्ब्रियो का, मतलब एक डिफाइंड स्ट्रक्चर जो हमें बता रहा होता है कि जी ये इस ऑर्गेनिज्म का ये इस तरह का ये एम्ब्रियो स्टेज है। उसके बाद है कॉन्जेंटल डिफॉर्मिटीज़ या डिफेक्ट्स क्या होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड द बर्थ डिफेक्ट्स। इनको बर्थ डिफेक्ट्स भी कहते हैं। बर्थ डिफेक्ट्स क्या हैं कि फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाएंगी दैट एरियाज प्रेजेंट एट और बिफोर बर्थ आर कॉल्ड कॉन्जेनिटल। मतलब वो फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ जो कि बर्थ के टाइम पर या बर्थ से पहले, मतलब कि मदर की बॉडी के अंदर कोई डिफेक्ट्स आ जाएगा या उसका ड्यूरिंग बर्थ कोई डिफेक्ट्स आ जाएगा, उनको जो है वो हम कॉन्जेंटल डिजीज़ में या कॉन्जेंटल डिफॉर्मिटीज़ में डिफेक्ट्स कहेंगे, और उनको हम वैसे जनरली हम उसे कह देंगे ये कॉन्जेनिटल कंडीशंस हैं। एग्जाम्पल में इसमें आ गया है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट एंड डाउन सिंड्रोम। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है कि जो हमारा तालू वाली हड्डी होती है ना, या पैलेट का स्ट्रक्चर होता है, ये यहाँ पे जो रहता है ना सेपरेट हो जाता है किसी भी डिफॉर्मिटीज़ की वजह से। तो फिर बाद में इसे डिफरेंट सर्जरीज करके इसको सही कर देते हैं डॉक्टर्स अब, लेकिन ये एक जो है वो कंजेनिटल डिफेक्ट है। उसके बाद आ जाता है क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट के बाद क्लेफ्ट लिप में यह है कि लिप यहाँ से जो है वो कट होगा। डाउन सिंड्रोम का तो पता है कि डाउन सिंड्रोम जो है वो क्रोमोसोम नंबर में चेंजेस की वजह से आता है, जिसकी वजह से जो आगे इंडिविजुअल आएगा उसमें या तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, और उसका जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी छोटा छोटा जैसे माइक्रोस्कोपिक फील हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रीजनल एनाटॉमी। रीजन क्या है, हम जिस तरह हर चीज़ को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया होता है ना,
ताकि हम उसको आसानी से स्टडी करें, आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें कि हम किस रीजन की बात कर रहे हैं, किस एरिया की बात कर रहे हैं। इट इज़ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, किसी भी उसको डिस्कस करने के लिए हम उसकी पोजीशन का अंदाज़ा लगाते हैं कि ये हमारी बॉडी में कहाँ पर मौजूद होगा। जैसे कि अब हम जब हार्ट के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने लगेंगे तो हम उसके लिए कहेंगे ये जी हमारी चेस्ट कैविटी में मौजूद होगा। हमने उसका एक एरिया, एक रीजन बता दिया कि ये कौन सी कैविटी में मौजूद होगा। ये इसके अंदर इसके 9 जो हैं वो हमारी बॉडी कैविटी या बॉडी के रीजन दिखाए हुए हैं। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट लिम्बर रीजन, umbilical regions, left lumbar region, right iliac region, hypogastric region and left iliac region। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले आता है एपिगैस्ट्रिक रीजन, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टर्नम। यहाँ पे ये हमारी स्टर्नम होगी और स्टर्नम के नीचे ये वाली स्टर्नम दिख रही है। यहाँ पे स्टर्नम के नीचे जो ये वाला रीजन है ये एपिगैस्ट्रिक रीजन है। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन जस्ट बिलो द रिब ऑन राइट साइड। ये वाला है राइट कॉन्ड्रिक्स, ये हमारी रिब्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये वाला रीजन जस्ट हमारी रिब्स के बिलो है राइट कॉन्ड्रिक रीजन। उसके बाद है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन जस्ट बिलो द रिब्स ऑफ लेफ्ट साइड। ये हमारी लेफ्ट साइड की रिब्स पे मौजूद होगा। उसके बाद आ जा रहा है अम्बेलिकल रीजन अराउंड द नेवल और अम्बेलिकस। नेवल या अम्बेलिकस जैसे कहते हैं, जहाँ पे अम्बेलिकल कॉर्ड डिवेल्प होता है ना हमारा, जिसे हम वैसे कहते डिवेल्प होगा ये वाला अम्बेलिकल रीजन। जो यहाँ पे ऑर्गन्स को स्टडी करेंगे उसकी पोजीशन हम अम्बेलिकल रीजन के हिसाब से बनाएंगे। उसके बाद आ जाता है अम्बेलिकल रीजन के बाद राइट लुम्बर रीजन, रन एंटीरियर टू पोस्टीरियर जस्ट बिलो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन एंड left lumbar region just interior to posterior below the right hypochondric region। क्या है इसमें राइट लुम्बर रीजन जो है वो हमारे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के है, ऊपर एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ आ रहा, और ये वाला लेफ्ट साइड पे मौजूद है एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ। उसके बाद आया हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ये हमारे पब्लिक एरिया में है। उसके बाद राइट एलिक रीजन, ये राइट इंग्यूनल एरिया है, और लेफ्ट एलिक रीजन लेफ्ट इंग्यूनल एरिया है। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये वाला जो है ना हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है। हाइपोगैस्ट्रिक मतलब एपिगैस्ट्रिक ऊपर वाला, हाइपोगैस्ट्रिक गैस्ट्रिक सिस्टम या यहाँ पे जो है उसके नीचे वाले लोअर पार्ट्स होंगे जैसे रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन राइट एलिक रीजन वही ना राइट लुम्बर रीजन के नीचे मौजूद है, और ये इधर लेफ्ट के नीचे मौजूद है। ये 9 जो हैं वो रीजन बॉडी के दिखाए हुए हैं जहाँ पे हमारे डिफरेंट ऑर्गन जो है वो अरेंज्ड होते हैं। उसके बाद है सिस्टमैटिक एनाटॉमी। It is the branch of anatomy that deals with the study of any system of the body। अब रीजनल एनाटॉमी में हमने बात करनी थी बॉडी के रीजन्स को डिवाइड करके उस हवाले से कि कौन से रीजन्स में होगा, और एक रीजन में डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद हो सकते हैं। लेकिन सिस्टमैटिक में हमने क्या स्टडी करना है, एनी सिस्टम ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का एक कंप्लीट सिस्टम, चाहे वो किसी भी रीजन में आ रहा हो, मतलब उसके पार्ट्स किसी भी रीजन में हो, एपिगैस्ट्रिक हाइपोगैस्ट्रिक में हो, लेकिन हमने स्टडी करना है पूरे सिस्टम को। जैसा कि नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब नर्वस सिस्टम में क्या होगा, हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व्स, ये सब कुछ आ जाएंगी हमारे नर्वस सिस्टम में। जबकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आ रहा है, लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकस, ये तमाम स्ट्रक्चर जो हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखाया हुआ है। ये पहला पॉइंट है नोज़, जहाँ से हमारी नोज़ है या नेज़ल कैविटी कहते हैं। उसके बाद है फेरेंक्स जहाँ से एयर ने पास करना है। उसके बाद लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स है वो यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद है ट्रैकिया, मेन कैविटी जहाँ जो कि दोनों लंग्स को जो है वो दोनों लंग्स को सप्लाई कर रही है। उसके बाद है ब्रोंकस, मतलब जब ये यहाँ पे इसमें ऐड होने लगेगी ना तो ये वाले इस रीजन को, ये वाला रीजन जहाँ पे ये लंग्स में ऐड हो रही है उसे ब्रोंकस कहेंगे। और उसके बाद है ब्रोंक्यूल, ये वाले जो स्ट्रक्चर आ जाते हैं आगे जाके लंग्स में जहाँ पे एल्यूलाई होती हैं रेस्पिरेशन के लिए, वो आ जाएंगी।
Next is cytology. It is a branch of anatomy that deals with the study of structure of cell and its component. मतलब वो ब्रांच है एनाटॉमी की जिसमें हम बिल्कुल बेसिक लेवल पर सेल देख रहे हैं और सेल के कंपोनेंट्स दे रहे हैं। हमें पता है ना कि सेल बेसिक यूनिट है लाइफ का। तो सबसे बेसिक पे हम जाएंगे तो हम सेल को स्टडी करेंगे कि सेल क्या है, कंपोजिशन कैसी है, इसकी फॉर्मेशन क्या है, ये कौन से टाइप का सेल है, स्मूथ मसल्स का सेल है, कार्डिक मसल्स का सेल है। उसके बाद इसमें क्या पोजीशन है, कौन सी ऑर्गेनेलिस ज़्यादा है, कौन से ऑर्गेनेलिस कम है, ये सारा कुछ जो है वो हमने देखना है साइटोलॉजी में। क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल है और इसके कंपोनेंट्स हैं कि प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स या क्या कौन कौन से कंटेंट्स या कंपोनेंट्स जो है वो सेल को बना रही हैं। ये एक स्लाइड ऐसे दिखाई हुई है कि जब हम सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करते हैं। उसके बाद है अप्लाइड एनाटॉमी। It is a branch of anatomy that deals with the study of diagnosis of disease. Diagnosis यहाँ पे ये डिजीज़ की डायग्नोसिस करने के लिए जिस तरह हमारे कॉन्जेंटल डिजीज़ का पढ़ा कि डिफरेंट डिजीज़ हो जाती हैं और हम जब उनको स्टडी करने लगते हैं ना तो हम पहले उसका एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, बॉडी में से वो पार्ट ले लेते हैं और फिर उस पार्ट को एग्जामिन करते हैं और हम देखते हैं कि जी ये कौन सी डिजीज़ है और किस वजह से हो रही है। हमने उसकी डायग्नोसिस करनी है ना, इसके लिए हम उसके सेल या टिश्यू को स्ट्रक्चर करेंगे और डायग्नोसिस के हिसाब से हम उसकी मेडिसिन रेकमेंड करेंगे या उसका जो फर्दर ट्रीटमेंट होगा। तो ये वाली जो ब्रांच आ जाएगी ना वो भी अप्लाइड एनाटॉमी में आती है। उसके बाद है क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी। क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रॉस सेक्शन पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। टिश्यू लेवल या साइटोलॉजी पे तो हमने बात कर लिया ना कि हम कैसे उसको डिवाइड करेंगे या कैसे उसका स्ट्रक्चर जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी में ये है कि हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को लेंगे। जिस तरह के हम किडनी को स्ट्रक्चर को डिस्कस करना चाह रहे हैं, हम पहले किडनी लेंगे और फिर उसका क्रॉस सेक्शन में उसकी कटिंग करेंगे। क्रॉस सेक्शन में उसकी कटिंग जैसे कि यहाँ पे इसकी कटिंग दिखाई हुई है ना, ये तो हमारे आई थिंक वर्टिकल कॉलम की कटिंग दिखाई हुई है कि उसको हमने पहले क्रॉस सेक्शन में काटा है, फिर इसका ये एक एक स्ट्रक्चर जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसे ही हम उसमें उसकी कटिंग करेंगे, उसके तमाम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन सा पार्ट है, कितने इसको कॉर्टेक्स में रूल है। जिस तरह हम उसके किडनी की बात करें, फिर हम उसके कहेंगे इसका फंक्शनल यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है। फिर आगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि नेफ्रॉन के इतने पार्ट्स हैं, इसका ये पार्ट ये काम कर रहा है, ये पार्ट ये काम कर रहा है, यहाँ फिल्ट्रेशन होगी, यहाँ इस तरह ये जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा। वो सारा कुछ जो उसके स्ट्रक्चर को पढ़ना है ना कि उसके पार्ट स्पेसिफिक के हिसाब से वो आ जाएगा क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी में। क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी, ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, इसको क्रॉस सेक्शन में उन्होंने कट किया और इसका एक एक फीचर जो है वो नज़र आ रहा है। बस आज के लेक्चर में इतना ही।